वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो केवीएस पेडागोजी जो कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए है, और इसके अलावा ये जो सिलेबस है आरआरबी पीआरटी का प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन जो कि 50 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा, वो भी डिक्टो है। ठीक है, तो दोनों के लिए है। सेकंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसका लास्ट टॉपिक रहेगा, सेकंड यूनिट का ये लास्ट सब टॉपिक रहेगा एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से एनहेंस किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मतलब इसको आप कितना भी डिटेल में कर सकते हैं। जो सब टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, वो इसमें जो टूल्स दिए गए हैं कि भाई इसमें 3-4 चीजों की बात की गई है। एक क्लास ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज अ मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। ठीक है भाई, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन और डायलॉग, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसको एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर की मीन के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इन पर ज्यादा फोकस किया गया है। इनके थ्रू आप किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन से इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। भाई एजुकेशन के क्षेत्र में हम बात करें, एजुकेशन की फील्ड में बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, वो कॉन्टिन्यूस, रिफ्लेक्टिव और इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को निरंतर चिंतनशील और संवादात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूस, रिफ्लेक्टिव और इंटरेक्टिव होना चाहिए, तभी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तभी तो बेहतर बन पाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए इस टू अचीव दिस कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग प्लेज अ की रोल। भाई ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो, इसके लिए हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग की, संरचनात्मक शिक्षण की। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का मतलब क्या है, ये किस पर फोकस करती है कि जो टीचिंग है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें लर्नर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि जो लर्नर्स हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें, किसके थ्रू, रियल एक्सपीरियंसेस, डायलॉग और रिफ्लेक्शन के थ्रू। भाई अपने ऊपर रिफ्लेक्शन भी डालें। ठीक है, रिफ्लेक्शन बैक करें कि कहां पर उन्होंने क्या कुछ गलती की है। डायलॉग, रियल एक्सपीरियंसेस, मतलब खुद करके चीजों को सीखे बच्चा। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में किस चीज पर, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करने के लिए आपके सिलेबस में 4-5 चीजों पर फोकस किया गया है। यानी कि जो केवीएस की पेडागोजी वाला सिलेबस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 4 मेन चीजों की बात की गई है। कौन कौन सी? 4 टूल कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन और डायलॉग। ठीक है, इन पर अहम मतलब बल दिया गया है, एक तरह से कि इन पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। तो ये जो टूल्स हैं, ये 4 चीजें मिलकर क्या करती हैं कि भाई हेल्प करती हैं कि टीचर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर क्लासरूम, आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट एंड मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग, इंक्लूसिव एंड लर्नर सेंटर्ड। यानी कि ये सभी उपकरण, ये सारी चीजें मिलकर शिक्षक को ये समझने में मदद करती हैं कि भाई कक्षा में क्या हो रहा है, किस तरह से इंप्रूवमेंट, क्या सुधार की आवश्यकता है, और अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंगेजिंग, इंक्लूसिव और लर्नर सेंटर्ड कैसे बनाया जा सकता है। इन चारों को हम वन बाय वन समझेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आप अगर अपनी कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे कि आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह का कि भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, फीडबैक की हो रही है, रिफ्लेक्शन की हो रही है, डायलॉग्स की हो रही है, तो आप अगर खुद में एनालाइज करेंगे तो सारी चीजें घूम फिर कर आ जाएंगी कि गुड टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लर्नर मतलब किस तरह के होनी चाहिए, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप एनालाइज करके अपनी कॉमन सेंस का यूज करके भी जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो बेस्ट होगा वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, फिर भी मेन चीजें मैं यहाँ पर डिटेल में ही करवाऊंगी। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को लिया है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या होता है, भाई कक्षा अवलोकन क्या है। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन यानी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर की क्या परफॉर्मेंस है, उसका क्या बिहेवियर है, क्लास में वो बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, ताकि टीचिंग प्रैक्टिसेस को इनहेंस किया जा सके, इन सारी चीजों को असेस किया जाता है। भाई क्लास में टीचर का क्या, टीचर का ही अहम रोल है क्योंकि टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बच्चों को जैसा आप बताएंगे वैसे ही, तो टीचर का अहम रोल है। तो टीचर और साथ ही बच्चे भी आ जाएंगे और वहां का क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, कि किस तरह का उन्होंने अपना इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वहां पर। तो
टीचर का अहम रोल है, टीचर की परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर को वॉच किया जाता है, तो जो भी वॉच कर रहा है वो कोई ना कोई थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है उसको एनालाइज करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करने का एक क्वांटिटेटिव मेथड है। उन सारी चीजों को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व किया जाता है कि कहां पर क्या कमी है, कि दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सही है कि नहीं, कहां पर कुछ सुझाव देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या रहेगा, पर्पज क्या है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का, टू इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स बाय इनहेंसिंग टीचिंग स्किल्स। भाई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, देखा जाता है कि टीचर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी रही है कि नहीं, ताकि स्टूडेंट्स के आउटकम को इंप्रूव किया जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर बस जा रही है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करके आ जा रही है। तो मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट आउटकम को, कि जो छात्रों की उपलब्धियां हैं उसमें सुधार लाने हेतु शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट किया जा सके, टीचिंग स्किल्स को इनहेंस किया जा सके, ठीक है। टू आइडेंटिफाई टीचिंग प्रॉब्लम्स एंड इंप्रूव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी टीचिंग प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्लासरूम प्रैक्टिसेस, कक्षा शिक्षण में सुधार लाना। टू ऑब्जर्व लर्नर बिहेवियर एंड पार्टिसिपेशन, भाई साथ में टीचर तो पढ़ा रही है, बच्चे कितने एक्टिव है ये भी देखा जाता है, उनका बिहेवियर किस तरह का, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। टू स्टडी करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि रिसर्च कार्यों में भी हेल्प मिल सके, कि रिसर्च जो भी आगे होता है उसके थ्रू क्या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। टू डिटेक्ट एनी बायस बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कहीं मतलब कोई किसी प्रकार का बच्चों के साथ जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का ये मेन पर्पस है। तो ये पर्पस था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का। अब हम बात करेंगे हाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इनहेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भाई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की हमने बात की, तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस करता है, कैसे कक्षा अवलोकन से शिक्षण प्रक्रिया बेहतर होती है। तो कैसे होती है, इससे हमें क्या पता चलता है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑफ टीचिंग, टीचिंग नहीं है टीचर, यानी कि जो टीचर के स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज हैं वो हमें पता चल जाता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ताकि टीचर अपनी जो भी कमियां हैं उनको सुधार सके, ठीक है। इंक्रीज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस इन टीचर्स, यानी कि शिक्षक में चिंतनशील व्यवहार को बढ़ावा देता है। जब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हो टीचर को बताया जाता है कि भाई ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये वीक एरियाज हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, अपनी टीचिंग प्रोसेस को एनालाइज करती है, ठीक है, कि मुझे कहां पर सुधार की आवश्यकता है। प्रमोट स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, भाई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किसको प्रमोट करती है, कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स फीडबैक बेस्ड इंप्रूवमेंट, जो भी फीडबैक टीचर्स को दिया जाता है उसके आधार पर इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होती है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता है, ठीक है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इसके बाद बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी कि कक्षा अवलोकन के मुख्य घटक क्या क्या है। तो क्या क्या कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे, कि सबसे पहले पर्पस, ठीक है, स्टेटेड पर्पस, यानी कि जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, कि भाई ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है। फोकस, मेन फोकस क्या है, कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस या किस पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। इसके बाद है ऑपरेशनल डेफिनेशंस, यानी कि जो भी बिहेवियर, जो भी इवेंट काउंट किया जा रहा है उसको क्लियरली डिफाइन करना है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वर्स, भाई ऑब्जर्वर्स मस्ट बी ट्रेन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होना चाहिए, जो भी ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसकी पूरी की पूरी एक मतलब वो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम होना चाहिए। सेट टाइमिंग एंड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर और टाइमिंग होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, क्लासरूम और लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरह का रहेगा, मतलब सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यूनिट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, भाई कितनी अवधि का रहेगा, कितनी देर आपको ये ऑब्जर्व करना है। डाटा रिकॉर्डिंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे, जो भी आप ऑब्जर्व करें उसके लिए आप चेक लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, नोट्स का प्रयोग कर रहे हैं, रूब्रिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा एनालिसिस मेथड्स, कि भाई जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसके लिए कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट्स है, कि सबसे पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए,
मेन फोकस क्या है, जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको क्लियरली डिफाइन करना है। ऑब्जर्वर ट्रेन होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन का शेड्यूल क्या रहेगा, प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, डाटा रिकॉर्डिंग जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे और किस तरह से डाटा को एनालाइज करेंगे। ये सारे के सारे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। कक्षा अवलोकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी प्रशासन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का, उसके द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि जो भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो कोई ना कोई थर्ड पर्सन करेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो प्रिंसिपल हो सकती है या कोई मतलब क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑब्जर्वेशन। दूसरा है ऑब्जर्वेशन बाय पीयर इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट और कोच, कोई मतलब जो एक्सपीरियंस कलीग होता है, बहुत सालों से उसका एक्सपीरियंस है टीचिंग में, उसके द्वारा भी किया जा सकता है, या इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट हो सकता है, कोई स्पेशलिस्ट कोच हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस को, खुद अपनी टीचिंग को वीडियो के थ्रू या जर्नल्स के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की तीन मेन मेथड है, ऑब्जर्वेशन बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन बाय पीयर इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट और कोच, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से रहेंगी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की, इनको हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे मेथड क्या क्या है। भाई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो कौन कौन से तरीके हैं, इंटरेक्टिव कोडिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इंटरेक्टिव कोडिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर, जो भी स्पेसिफिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको कोड और रिकॉर्ड किया जाता है Q&A सेशंस या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इन क्लासरूम, भाई इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो क्लास में पीछे बैठ जाता है, जो भी लाइव टीचिंग चल रही होती है उसको वॉच करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको हम वीडियो बेस्ड भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, टीचिंग को रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो के थ्रू और बाद में उस प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है। तो ये क्या है, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव और कन्वीनियंट है, यानी कि इसमें सामने वाला जो भी पढ़ा रहा होता है उसको डर भी नहीं रहता। कई बार डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि पीछे जो भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो जो पढ़ाने वाला है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब संकुचित हो जाता है, कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको खौफ सा रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो ना बोलूं। लेकिन इनडायरेक्ट में वो बिंदास होके पढ़ा रहा होता है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट और ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई बीएड वाले बच्चों की जब टीचिंग प्रैक्टिस चल रही होती है तो बच्चा अच्छे से पढ़ा रहा होता है, जैसे ही पीछे से कोई भी टीचर उसको ऑब्जर्व करने के लिए जाता है उसकी कॉपी को, तो बच्चा थोड़ा सा मतलब संकुचित हो जाता है, थोड़ा सा संकुचा जाता है, एकदम थोड़ा सा हक्का बक्का सा हो जाता है, कि डर जाता है कहीं उसको कि टीचर कहीं कुछ गलत रिमार्क ना दे दे मेरी कॉपी में, ठीक है। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के एनालिसिस, देखिए यहां से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दो तरह के एनालिसिस फेमस हैं, कौन कौन से, एक तो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ये आपको दे दी जाए तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। और दूसरा है गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, मेन चीज यहां से आप समझ लीजिएगा कि फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में मतलब वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया है, जो नॉन वर्बल बिहेवियर टीचर के द्वारा किया जाता है, जो साइंस का प्रयोग किया जाता है, जो सिंबल्स का हम यूज करते हैं, उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। लेकिन जो गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ज्यादातर आप लोगों ने बीएड में फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम ही पढ़ा होगा, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बता सकती हूँ। बाकी सिर्फ उतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, कि फ्लेंडर का जो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है वो सिर्फ वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, गैलोवे का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। तो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम को मैंने थोड़ा सा डिटेल में कर दिया है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी मतलब मेन मेन चीजें भी ध्यान रखेंगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है, मतलब आप सुन भी लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये फ्लेंडर के द्वारा डेवलप किया गया था। फ्लेंडर डेवलप अ साइंटिफिक सिस्टम टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, यानी कि उन्होंने जो क्लास में हो रहा है उसको ऑब्जर्व और एनालाइज करने के लिए एक प्रकार का साइंटिफिक सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, इसलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ठीक है। फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। कब डेवलप किया गया था, 1955-60 में। कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा जो कि यूएसए में है, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था, मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में जो कि यूएसए में है। अब ये जो फ्लेंडर का
इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, ये क्या हेल्प करता है, इसके थ्रू टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन को समझा जा सकता है और क्लासरूम में कम्युनिकेशन किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस तरह का कम्युनिकेशन क्लास में हो रहा है उसको समझने में हेल्प करता है। इसके लिए उन्होंने 10 कैटेगरीज की बात की है, यानी कि जो क्लासरूम बिहेवियर है, वर्बल क्लासरूम बिहेवियर, मैंने बताया ना सिर्फ वर्बल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है, तो वर्बल क्लासरूम बिहेवियर के लिए इन्होंने 10 कैटेगरीज की बात की है, यानी कि जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है वो वर्बल क्लासरूम बिहेवियर्स को 10 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। मेन कैटेगरीज कौन कौन सी है? 3 है, टीचर टॉक, पीपल टॉक और साइलेंस और कंफ्यूजन। टीचर टॉक में ये 7 कैटेगरीज आ जाएंगी, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक इनडायरेक्ट टॉक में 4 कैटेगरीज हैं और डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और पीपल टॉक में ये 2 कैटेगरीज है और साइलेंस और कंफ्यूजन की 1 कैटेगरी, तो ये टोटल कितनी 10 कैटेगरीज है। इनको वन बाय वन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, आप करना चाहें तो कर लेना, बस इतना भी ध्यान रखेंगे कि फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस में मेन 3 कैटेगरीज है, टीचर टॉक, पीपल टॉक और तीसरी है साइलेंस और कंफ्यूजन की। टीचर टॉक में 7 कैटेगरीज है, इनडायरेक्ट में 4 है, डायरेक्ट में 3 है और पीपल टॉक में 2 कैटेगरीज है और लास्ट में कंफ्यूजन में 1 कैटेगरी है, ठीक है। तो ये पहला हम कर लेते हैं, मैं बता देती हूँ मोटा मोटा आप लोगों को, मतलब मैं तो डिटेल में ही बता रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना डिटेल में समझना है। अगर आप नहीं भी करेंगे, मेन मेन चीजें भी ध्यान रखेंगे तो भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। टीचर टॉक, यानी कि टीचर टॉक में मैंने बताया ना 7 कैटेगरीज है, तो इनडायरेक्ट टॉक में 4 कैटेगरीज है। तो पहले इनडायरेक्ट टॉक में वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली है एक्सेप्ट फीलिंग्स, यानी कि बच्चों की, मतलब टीचर इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, बातचीत हो रही है, एक्सेप्ट मतलब बच्चों की जो भी फीलिंग्स है वो देख रहा है कि बच्चों की क्या फीलिंग्स है, उनको एक्सेप्ट करना, ठीक है। टीचर एक्नॉलेज स्टूडेंट्स फीलिंग, यानी कि शिक्षक छात्रों की भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता है। प्रेज और इंक्रेजमेंट, यानी कि उनको प्रोत्साहन देता है, उनकी प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। दूसरी और तीसरी क्या है? एक्सेप्ट और यूजेस आइडियाज ऑफ पीपल्स, यानी कि छात्र जो भी कुछ आइडियाज दे रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है हम इनको यूज करेंगे, यूजिंग लर्नर्स आइडिया। नेक्स्ट है आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि इसमें क्या करता है? आस्किंग क्वेश्चंस टू चेक अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो ये इनडायरेक्ट टॉक है। दूसरा पार्ट क्या था इसी का? टीचर टॉक का डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा लेक्चरिंग। लेक्चरिंग का मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है जो भी कॉन्टेंट और फैक्ट्स है। डायरेक्शन देना, डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरह से क्या कुछ करना है, कमांड दे रहा है। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी, यानी कि जो भी क्रिटिसाइजिंग स्टूडेंट्स एक्शन, भाई कई बार बच्चों को बता रहा होता है कि नहीं आपने यहाँ पर ये गलत किया है, और अपने आप को जस्टिफाई करना। तो ये टीचर टॉक की 7 कैटेगरीज हमने देखी, यानी कि जो इनडायरेक्ट टॉक है उसमें 4 कैटेगरीज है, डायरेक्ट में 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो 7 कैटेगरीज होगी। पीपल टॉक में 2 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? 8 नंबर की कौन सी? रिस्पॉन्स, और 9th वाली कौन सी? इनिशिएशन, यानी कि बच्चे इनिशिएट ले रहे हैं। रिस्पॉन्स में बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। इनिशिएट मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और 10वीं कैटेगरी क्या थी? साइलेंस और कंफ्यूजन, यानी कि यहाँ पर कुछ पॉज, विराम वाली सिचुएशन आ जाती है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर एकदम गुस्से में आके खड़ी हो जाती है, चुपचाप शांत, तो बच्चे भी कंफ्यूज से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं वो भी, तो वो वाली स्थिति है। तो ये 10 कैटेगरीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप रख सकते हैं तो बेहतर रहेगा। अब इसका पर्पज क्या है भाई, इसका उद्देश्य भी तो पूछा जा सकता है कि जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है इसका मेन पर्पज क्या है? क्लासरूम इंटरेक्शन को इंप्रूव करता है, यानी कि टू ऑब्जर्व द बैलेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टॉक, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। टू मेक टीचिंग मोर डेमोक्रेटिक, इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, की मतलब जो भी टीचिंग है उसको डेमोक्रेटिक, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड बनाने में हेल्प करता है। मेन उद्देश्य इसका यही है। अब बात करेंगे फीडबैक की। जो दूसरा आपका टूल था कौन सा था? फीडबैक। पहला हमने अभी तक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया, ठीक है। फीडबैक, अब फीडबैक की जब हम बात करते हैं कि भाई प्रतिक्रिया देना, ठीक है, हाउ टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स। पहला तो क्या है कि टीचर्स को फीडबैक दिया जाता है, दूसरा लर्नर्स को फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। उनको क्या कुछ मतलब जहां पर भी कमी होती है तो टीचर्स को भी दिया जाता है, लर्नर्स को भी दिया जाता है। तो जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स को किस तरह से प्रतिक्रिया, मतलब शिक्षकों को प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है, किस तरह से फीडबैक दिया जाता है, तो उसकी कौन कौन सी टूल्स हो सकते हैं भाई? चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट, कार रेटिंग स्किल्स, नरेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी कि चेकलिस्ट, अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड टीचिंग बिहेवियर
बिहेवियर्स और एक्शंस, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो भी उसने चेकलिस्ट बनाई, एक लिस्ट तैयार की है कि कहां पर क्या कुछ कमी है, तो एक चेक मतलब जो भी ऑब्जर्व किया है उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाना। चार्ट यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, उसका जो भी परफॉर्मेंस ट्रेंड है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना, चार्ट का प्रयोग करना। रेटिंग स्किल देना कि भी 2 दे दो, 3 दे दो, 4 या 5, बहुत अच्छा पढ़ा रही है तो आप 5 भी दे सकते हो, थोड़ा सा कम है तो 4 दे सकते हो, 3 दे सकते हो। रेट देना टीचर के बिहेवियर को, उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। नरेटिव डिस्क्रिप्शंस का भी प्रयोग कर सकते हैं कि रिटन डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टीचर की क्या क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके बारे में आप उनको रिटन में भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कमी है, ये आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, ये आपके वीक एरिया। तो ये था टीचर्स को किस तरह से फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब जो लर्नर्स है उनको भी तो फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, तो लर्नर्स को फीडबैक इसलिए दिया जाता है ताकि वो सेल्फ अवेयर और सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो लर्नर्स को फीडबैक देने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किन किन चीजों पर कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का उनको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो भी क्लासरूम टाइम है उसको किस तरह से मैनेज करना है। बच्चे टाइम ऐसे वेस्ट करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि जो अधिगम की शैली है उसकी प्रभावशीलता क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसको भी ध्यान में रख रहा है कि बच्चे किस तरह से ज्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, विजुअल्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू या डायलॉग्स के थ्रू, ठीक है। इफेक्टिव पॉइंट्स यानी कि एप्रिशिएट स्ट्रेंथ, हाईलाइट गुड आंसर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि जो मेन चीज है उन पर उनके लिए बच्चों को एप्रिशिएट भी करना है, ठीक है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके जो आंसर्स है उनको हाईलाइट करना, प्रॉब्लम स्किल्स को, मतलब ये मेन पॉइंट्स उनको उनके बारे में उनको अवेयर करना है। व्हाट कुड बी डन बेटर, यानी कि आप कहां पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका जो लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई करना और इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस प्रोवाइड करना। इंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, किस तरह से वो अपने टाइम मतलब इंगेज रह सकते हैं, ठीक है, छात्रों की भागीदारी क्या रहेगी। वाज द लर्नर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ लेसन्स, ठीक है, इंगेजमेंट को ध्यान में रखना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है उसके बारे में भी फीडबैक प्रोवाइड करना। तो बच्चों को जो फीडबैक दिया जाए तो किन किन बातों के बारे में दिया जाना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है, किस तरह की मतलब किस लर्निंग स्टाइल से आप बेहतर सीखते हैं उस चीज को ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट्स है उनके बारे में उनको बताना है, कहां पर वो मतलब इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, छात्रों की भागीदारी कितनी है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले पॉइंट क्या क्या है, उन सारी चीजों के बारे में उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है। अब तीसरा मेन टूल क्या था, डायलॉग्स। डायलॉग कैसे, एज अ मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी कि संरचनावादी शिक्षण के रूप में डायलॉग का क्या रोल रहेगा, एज अ मीन उसको हम यूज करेंगे। तो डायलॉग का मतलब क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पर दोनों पार्टीज अपने आइडियाज, थॉट, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस को शेयर करें। अब पर्पज क्या है डायलॉग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी कि संरचनावादी शिक्षण में संवाद का उद्देश्य क्या है, टू प्रमोट स्टूडेंट थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि छात्रों की सोच और समझ को बढ़ावा मिलता है। टू अलाउ लर्नर्स टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज रादर देन पैसिवली रिसीव इट, मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उससे क्या होता है कि वो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें रादर देन पैसिवली, मतलब जो भी टीचर पढ़ा के चलेगी बस उसको उन्होंने पैसिवली रिसीव कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। टू डेवलप रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि बच्चों में रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायलॉग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में डायलॉग्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है अकाउंटेबल टॉक। अकाउंटेबल टॉक का मतलब उत्तरदायी बातचीत, यानी कि जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो सिर्फ एविडेंस और रीजनिंग पर है, तथ्य और तर्क पर आधारित है, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डायलॉजिक इंक्वायरी। डायलॉजिक इंक्वायरी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग आइडियाज टुगेदर, यानी कि टीचर और स्टूडेंट मिलकर लगातार एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ इंक्वायरी करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ अन्वेषण किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेटरी टॉक। एक्सप्लोरेटरी टॉक का मतलब कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना, यानी कि इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो अपने आइडियाज को फ्रीली डिस्कस करते हैं, दूसरों का जो व्यू पॉइंट है उसको भी कंसीडर करते हैं, दोनों टीचर और स्टूडेंट मिलकर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। डायलॉजिक टीचिंग। डायलॉजिक टीचिंग में संवादी शिक्षण, यानी कि टीचिंग दैट इंक्रीज ओपन डायलॉग एंड शेयर्ड लर्निंग, यानी कि डाइवर्स होकर बच्चा सोच रहा है, डाइवर्ज होकर, ठीक है, टीचिंग जो कि ओपन डायलॉग्स के लिए इंकरेज करे उसको हम कहेंगे डायलॉजिक टीचिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं।
टाइप्स क्या क्या रहेंगे, डायलॉग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इसके बाद हमने ये लास्ट में बात किया डायलॉजिक टीचिंग। डायलॉजिक टीचिंग क्या होती है, यानी कि संवादी शिक्षण। इसके की फीचर्स क्या क्या होंगे ये भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम क्लास में मतलब इस तरह का कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, ये किसके लिए इंक्रेज करती है, इंक्रेज क्वेश्चंस। भाई बच्चों को क्वेश्चंस के लिए इंक्रेज करती है, बच्चे फ्री होकर टीचर से पूछ सकते हैं, वाई, हाउ, व्हाट इफ, इस तरह के क्वेश्चंस वो फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए इंक्रेज करती है, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज, मतलब इकट्ठे मिलकर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट। बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हाउ टू प्लान इफेक्टिव डायलॉग्स इन क्लास, यानी कि कक्षा में प्रभावी संवाद की योजना कैसे बनाएं। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, किस तरह से डायलॉग इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या क्या आप करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे। तो पहला क्या है, क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट वे स्टूडेंट्स फील रिस्पेक्टेड एंड हर्ड। मतलब जहां पर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है क्लासरूम का कि जहां बच्चे बिल्कुल फ्री हो, अपने आप को रिस्पेक्टेड महसूस करें, बच्चों को भी सुना जाना चाहिए, उनको ऐसा लगे कि हाँ टीचर उनको सुन रही है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए इंकरेज करेंगे, यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सिनेरियोस टू स्टार्ट डिस्कशंस। मतलब जो भी डिस्कशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो रियल लाइफ सिनेरियोस होते हैं या रियल लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं उनसे आप क्लासरूम का जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। गिव स्टूडेंट्स टाइम टू थिंक बिफोर आंसरिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, टीचर टाइम ही नहीं दे रही, दूसरे बच्चे को बोलती है आप बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चे को सोचने का थोड़ा सा टाइम भी देंगे ताकि जो डायलॉग्स हैं वो इफेक्टिव हो सके क्लास। इसके बाद चौथा मेन चीज कौन सी थी, रिफ्लेक्शन की बात की है। रिफ्लेक्शन एज अ मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब चिंतन करना, ठीक है, अपनी खुद की टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट बैक करना। तो संरचनावादी शिक्षण में रिफ्लेक्शन को एज अ मीन माना गया है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी ही खुद की टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हो, रिफ्लेक्ट बैक करते हो। रिफ्लेक्ट बैक का मतलब उसको एनालाइज करते हो कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस को एनालाइज करना। अब रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो भाई रिफ्लेक्शन बाय टीचर्स भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी, मतलब टीचर भी अपनी टीचिंग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट बैक करें और स्टूडेंट को भी रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। तो टीचर्स की जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन बाय टीचर्स, यानी कि शिक्षण कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, टीचर क्या क्या रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है कि भाई टीचिंग स्ट्रेटेजीज, वर द स्ट्रेटेजीज इफेक्टिव, जो भी मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई है वो सही है कि नहीं, उनके बारे में सोचना, एनालाइज करना है। जो भी टीचिंग टीएलएमएस यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो भी यूज कर रही हूँ वो क्या सही है, इफेक्टिव है कि नहीं, बच्चों को उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो रही है कि नहीं, ठीक है। क्या टीएलएमएस ने छात्रों की समझ को बेहतर किया कि नहीं किया, स्टूडेंट का एंगेजमेंट क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब टीचर पढ़ा रही है तो टीचर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि मैं बच्चों को जो पढ़ा रही हूँ क्या वो बच्चों को समझ आ रहा भी है कि नहीं, वो इंगेज है कि नहीं, उनका एंगेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है टीचर। इसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, यानी कि टीचर जब रिफ्लेक्शन करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करती है, अपने आप को खुद एनालाइज करती है, तो उससे क्या मतलब क्या फायदा होगा, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इंप्रूव फ्यूचर लेसन प्लानिंग, यानी कि जो भी आगे की लेसन प्लानिंग रहेगी उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। उसकी आइडेंटिफाइज व्हाट नीड टू चेंज, भाई क्या कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है उसको टीचर पहचान सकती है, अपने आप ऊपर रिफ्लेक्शन बैक करती है, तो ठीक है। लीड्स टू प्रोफेशनल ग्रोथ, उसकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी उससे। इसके बाद दूसरा क्या था, रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स को भी रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, उनको भी एनालाइज करना चाहिए कि उनको कहां पर क्या समझ आ रहा है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट बैक करेंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को वो असेस करेंगे। स्टूडेंट्स एनालाइज देयर ओन लर्निंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि अपने आप को जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे, बच्चे अपने आप को एनालाइज करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कहां पर उनको क्या कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। लर्निंग एज असेसमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स यूज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टू जज हाउ वेल दे अंडरस्टूड अ टॉपिक, वो ये भी रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं कि कितना उनको समझ आया है, ठीक है। लर्निंग एज अ असेसमेंट, यानी कि अपने आप को जज करेंगे कि जो भी टॉपिक था वो उनको कितना समझ आया कि नहीं, अपने आप को जज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, लर्निंग एज असेसमेंट।
इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जब स्टूडेंट्स अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है, अपनी खुद को एनालाइज करते हैं, तो उसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो इससे क्या होगा, बिल्ड्स मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। मेटा कॉग्निशन का मतलब अपनी खुद की थिंकिंग प्रोसेस को खुद एनालाइज करना। तो मेटा कॉग्निशन बिल्ड होगा। इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग, लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ अवेयर बनेंगे। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब स्टूडेंट अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो ये सारे बेनिफिट स्टूडेंट को ही होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था उसको बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया है। मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर भी आप सर्च करेंगे तो इतना डिटेल में आपको कोई करवाया होगा, ठीक है। अगर किसी ने करवाया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में करवाने की मैंने कोशिश की है। तो आज का टॉपिक था एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसमें 4 मेन चीजों पर फोकस किया गया था, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, डायलॉग्स और रिफ्लेक्शन। इन चारों को ही हमने डिटेल में किया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। भाई किसके द्वारा डेवलप किया गया है, FIACS। तो किसके द्वारा किया गया है, सिंपल सा आंसर है फ्लेंडर के द्वारा ही, इनके नाम से ही है। पूरा नाम क्या है, नेड फ्लेंडर, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितनी कैटेगरीज हैं। तो कितनी कैटेगरीज हैं, इसमें 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कैटेगरी क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी इन FIACS फॉल्स अंडर, यानी कि हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी कि क्रिटिसाइज करना और अपनी ऑथोरिटी को जस्टिफाई करना, तो टीचर्स वाली कैटेगरी में ही है ये, ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है, पीपल टॉक या साइलेंस। तो किस में आएगा, ये डायरेक्ट टीचर टॉक में था, यानी कि जहां पर टीचर अपने मतलब बच्चे कहां पर गलत है उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट टॉक में लास्ट कैटेगरी थी 7th नंबर की। Which of the following is not an indirect teacher behavior in FIACS? अब ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये आपको तभी कर पाओगे जब आपको फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की ये 10 की 10 कैटेगरीज आपको ध्यान में होगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टीचिंग बिहेवियर, यानी कि इनडायरेक्ट वाली इसमें से कौन सी नहीं है। एक्सेप्ट फीलिंग, ये तो पहली है, इनडायरेक्ट वाली है। प्रेज और इंक्रेजमेंट, ये सेकंड है। लेक्चरिंग, आस्किंग क्वेश्चन, तो लेक्चरिंग नहीं होगी, ये डायरेक्ट वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन, यानी कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किस में हेल्प करता है, प्रमोटिंग मेमोराइजेशन, पनिशिंग वीक स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गैप्स, रिप्लेसिंग करिकुलम। तो किस में हेल्प करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल गैप्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहां पर अनुदेशन देने में और बच्चों को समझने में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें हमने बात की थी ना क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के मेथड्स की, तो इनमें से इनडायरेक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा है, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्टिव कोडिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या ओरल क्वेश्चनिंग। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है। तो क्या मतलब है, अभी जस्ट हमने पढ़ाई है कि भाई अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को खुद एनालाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग्स इन क्लासरूम सपोर्ट विच अप्रोच, यानी कि डायलॉग्स इन क्लासरूम मतलब किस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ट्रेडिशनल या नन। तो किसको करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मेथड टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर्स, यानी कि इनमें से टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड करने का मेथड कौन सा होगा, सरप्राइज टेस्ट, चेकलिस्ट, होमवर्क या रोल प्ले। तो जब टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है तो उसके कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे, तो इनमें से कौन सा है, चेकलिस्ट के थ्रू भी आप टीचर्स को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल इन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा एलिमेंट नेसेसरी नहीं होगा। एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को सारे बताए थे। पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन, रैंडम फीडबैक, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ट्रेंड ऑब्जर्वर। तो क्या क्या होगा, पर्पज भी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी होना चाहिए, ट्रेंड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, रैंडम फीडबैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर पीपल टॉक इनिशिएशंस इन FIACS। FIACS की 10 कैटेगरीज हमने बताई थी, तो पीपल टॉक में कौन कौन सी थी, 8th और 9th नंबर की थी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी पड़ेगी, उनमें स्टूडेंट आंसर अ क्वेश्चन, स्टूडेंट लिसन्स फाइटली, स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन और शेयर्स एन आइडिया,
स्टूडेंट रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो प्यूपिल टॉक इनिशिएशन में कौन सी थी कि भाई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी पूछेंगे और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। और प्यूपिल टॉक में उससे पहली कौन सी थी, 8 नंबर की कौन सी थी, रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट आर फॉर्म्स ऑफ, यानी कि सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट किसकी फॉर्म्स है, फाइनल एग्जाम्स, रिफ्लेक्शन, पनिशमेंट या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो किसकी है, रिफ्लेक्शन की है, अपने आप को खुद असेस करना या दूसरों के द्वारा असेसमेंट होना, अपने साथी लोगों से असेस करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्पज ऑफ फीडबैक टू लर्नर्स इज टू, यानी कि हमने बात की ना फीडबैक्स ऑफ लर्नर्स, तो उसमें उसका क्या पर्पज होगा, इनमें से एक पर्पज कौन सा होगा, कंपेयर देम विद अदर्स, लेबल देम, इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, डिस्करेज देम। तो फीडबैक जब लर्नर्स को दिया जाता है तो उसका पर्पज क्या होगा, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है which behavior is included in teacher direct talk in FIACS, यानी कि टीचर टॉक में दो कैटेगरीज थी, एक इनडायरेक्ट और दूसरी थी डायरेक्ट टॉक। तो इनमें से कौन सा बिहेवियर इंक्लूड होगा डायरेक्ट टॉक में, एक्सेप्टिंग स्टूडेंट आइडियाज, गिविंग डायरेक्शंस, प्रेजिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। तो क्या होगा, गिविंग डायरेक्शंस। बाकी की तीन किसके अंतर्गत आएंगी, इनडायरेक्ट वाले में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम डायलॉग्स मस्ट बी प्लान्ड टू, यानी कि जो क्लासरूम डायलॉग्स हैं, ठीक है, क्लासरूम में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसको प्लान किया जाना चाहिए, वो प्लान होना चाहिए। कंट्रोल किसके लिए होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को कंट्रोल किया जा सके, फिल टाइम, इंक्रेज क्वेश्चनिंग, अवॉइड डिबेट्स। तो किसके लिए होना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस के लिए इंक्रेज किया जा सके। ठीक है, इस तरह से प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्लासरूम विद डायलॉजिक टीचिंग फीचर्स, मतलब इसमें जो डायलॉजिक टीचिंग की हमने बात की थी, तो उस क्लासरूम में जो डायलॉजिक टीचिंग होनी चाहिए उसका एक फीचर पूछा गया है, रोट लर्निंग पर फोकस करती है, ऑथोरिटेटिव टीचिंग, ओपन डिस्कशंस, लेक्चर ओनली मेथड्स। ठीक है, तो किस पर फोकस करती है, ओपन डिस्कशंस के लिए इंकरेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ फीडबैक, यानी कि इनमें से फीडबैक का कौन सा मेथड नहीं होगा, रेटिंग स्केल्स, चार्ट, टेक्स्ट बुक, नरेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो कौन सा नहीं होगा, टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, बाकी तीनों फीडबैक के मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर फीडबैक टू स्टूडेंट्स शुड इंक्लूड, मतलब टीचर फीडबैक की जब हम बात करते हैं, टीचर फीडबैक टू स्टूडेंट्स शुड इंक्लूड, यानी कि टीचर जब स्टूडेंट्स को फीडबैक दे तो उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, ओनली देयर मिस्टेक्स, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथ, ओनली ग्रेड्स, वार्निंग्स। तो भाई टीचर जब स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करे तो वो किसके बारे में प्रोवाइड करे, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग FIACS कैटेगरीज रिप्रेजेंट कंप्लीट साइलेंस और कंफ्यूजन इन क्लास। वो कौन सी कैटेगरी है, साइलेंस और कंफ्यूजन वाली कौन सी कैटेगरी है, तो कैटेगरी नंबर 10 है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो सेकंड यूनिट थी केवीएस पैडागोजी की और आरआरबी पीआरटी की उसको कंप्लीट किया है। तो 40 नंबर का पेपर आपका पहली और दूसरी यूनिट से ही आएगा, चाहे आप आरआरबी पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस पैडागोजी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अब आगे की जो केवीएस पैडागोजी है, जब कभी वैकेंसीज आपकी आएंगी तभी हम उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि तीसरी, चौथी, पांचवी यूनिट में बाद में आप लोगों को करवाऊंगी, क्योंकि अभी इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई व्यूज नहीं आ रहे, कोई बच्चा इंगेज नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अपनी जो यूजीसी नेट का एजुकेशन में जो बच्चे प्रिपेयर करे हैं उसके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी उसको मैं कंटिन्यूटी में रखूंगी। ठीक है, अभी मैं इस सीरीज को कंप्लीट नहीं करवाऊंगी, तो प्लीज आप कमेंट करके मत बताइएगा, कमेंट आप करते भी नहीं हो और कर भी नहीं रहे हो। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि अगर पिछली वीडियो में 10 भी कमेंट आए तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यूटी में रखूंगी, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया। तो अभी इस सीरीज को मैं ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये 2 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी, चौथी, पांचवी यूनिट हम केवीएस की तभी करेंगे जब केवीएस की कोई वैकेंसीज आएंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम यूजीसी नेट एजुकेशन का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, पहली यूनिट मैंने स्टार्ट की थी, उसको मैं कंटिन्यूटी में करूंगी। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।